अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर टॉपिक और आज के टॉपिक में हम लोग अनसर्टेनिटी के आगे वाले जो चीज़ें रह गई थी अनसर्टेनिटी के टॉपिक की वो हम कवर करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में अनसर्टेनिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना सीखी थी, फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीखी थी और परसेंटेज वैल्यू के ऊपर हमने बात की थी, लेकिन हमने उसको निकाला नहीं था। अब हम उसी की कंटिन्यूएशन आज करेंगे कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर कैसे बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने पावर रूल से रिलेटेड बात करी तो हम लोगों के पास मैंने कहा था कि किसी भी लेट्स से वैल्यू के ऊपर लेट्स से अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 3 और उसके ऊपर कोई पावर लिख देता हूँ, या लेट्स से मैं कहता हूँ x की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इस वैल्यू की अनसर्टेनिटी निकालने पे आऊँगा तो मुझे ज़ाहिर सी बात है इसको इसके फ्रैक्शन फॉर्म में करना पड़ेगा और फ्रैक्शन फॉर्म में करके मुझे एक फार्मूला बनाना पड़ेगा ताकि मैं डेल्टा आर अपॉन आर का एक जनरलाइज फार्मूला बना सकूं। तो ये हमारी एक जनरल सी डिस्कशन हुई थी, आप लोग पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी। और फिर हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को ये फार्मूला बनाना सिखाया था कि इस फार्मूला की बेसिकली फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी बनाना क्यों ज़रूरी होता है और फिर हम इसको क्यों और कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग ज़रा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और एक और चीज़ गाइज, ये सारे नोट्स फ्रीली अवेलेबल हैं। मैं लास्ट क्लास में भी बोल चुका हूँ, मीडियम पे मैं ये लिंक शेयर कर दूँगा अपनी यूट्यूब के वीडियो के अंदर। तुम लोग कमेंट सेक्शन में अगर कोई तुम लोग की क्वेरी है तो वो पूछ सकते हो। और बाकी सारे हल्के हल्के आई विल मेक श्योर कि तुम लोगों को और भी नोट्स फ्री मिल जाएँ। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि फिर आगे जाके और भी सारी रिसोर्सेज आप लोगों को फ्रीली अवेलेबल मिल जाए। तो here we have a question, इसमें लिखा है in an experiment to find the resistance R of a wire, the reading of obtained were रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर है 1.3 प्लस माइनस 0.01 और करंट की रीडिंग है 0.76 प्लस माइनस 0.01। तो हमारे दो रीडिंग्स आ गई। बोला डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ आर, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोगों को निकालना है विद इट्स अनसर्टेनिटी। लाइक आई सेड, ये इसकी अनसर्टेनिटी होती है और हम लोगों को इसकी वैल्यू को लाजमी लिखना होता है, वरना आंसर एक्सेप्टेबल ही नहीं होता। क्योंकि अगर आप लोगों ने बगैर आंसर मतलब अनसर्टेनिटी के आंसर लिखा भी है इसमें तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को ये पता है कि रेजिस्टेंस का जनरलाइज फार्मूला है V अपॉन I, सही है। हमें पता है ये क्वोशिएंट बन रहा है, यानी ये वो डिवीजन का रूल बन रहा है जो हम लोगों ने पहले सीखा था। तो हम लोग अगर R को निकालना चाहते हैं तो पहले तो हम R पे V अपॉन I लगा के V की वैल्यू रखते हैं, I की वैल्यू रखते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। हमारे पास आंसर आ गया 1.71 जो कि R का आंसर है। पर हमारे पास अभी डेल्टा R की वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम जब भी कोई आंसर लिखते हैं तो हम उसके अनसर्टेनिटी की वैल्यू उसके साथ लिखते हैं। हमें R मिल गया, डेल्टा R नहीं मिला है। तो अब हम लोग डेल्टा R की वैल्यू को ढूंढने के लिए अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेल्टा R अपॉन R विल बी इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। तो सारी वैल्यूज़ को जब आप प्लेस करेंगे, ये आपका फार्मूला है, इसमें आप वैल्यूज़ को प्लेस करें। डेल्टा आर खाली रहेगा क्योंकि इट्स एन अननोन, वी हैव टू फाइंड इट। हमने आर की वैल्यू ढूंढ ली, डेल्टा वी की वैल्यू भी पता है, वी की वैल्यू भी पता है, डेल्टा आई की भी वैल्यू पता है, आई की भी वैल्यू पता है। सबको रखें और डेल्टा आर की वैल्यू निकाल लें और फिर उसको एंड में इसके साथ प्लेस कर दें। तो आसान बात यह है कि जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 भी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 13 है, मैंने कंपाइल किए थे ताकि सारे कैंडिडेट जिनको प्रॉब्लम होती है अनसर्टेनिटी समझने में वो एक ही साथ सारी चीज़ों को कर लें। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी, समझी जाएंगी। तो मेक श्योर टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस। लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो गाइस तुम लोग अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, या यू कैन ईमेल मी एज़ वेल, और वहाँ पे मैं तुम लोगों को इसकी एक क्लास ऐसे ही रख के बता दूंगा कि यार ये इस तरीके सॉल्व होता है। तो क्वेरीज बहुत ईजी हैं, लेकिन एक बार जब सॉल्व करना सीख जाओगे ये ईजी बीजी लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा एक क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं, क्योंकि मेरा टारगेट था आज मैं वो वाली अनसर्टेनिटी कर रहा हूँ जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बेसिकली रिलेटेड था। तो हम लोग एक पास पेपर क्वेश्चन करते हैं और उस पास पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है द स्पीड v ऑफ साउंड वेव थ्रू अ गैस ऑफ प्रेशर p एंड डेंसिटी रो इज गिवन बाय द इक्वेशन v इज इक्वल्स टू अंडर रूट के पी अपॉन रो, सही है, वेयर k इज अ कांस्टेंट दैट हैज़ नो यूनिट्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और नोट करने की हैं कि लेट्स से कि हमारा एक फार्मूला बनता है v इज इक्वल्स टू 3IR।
ऐसे ही कहता हूँ, लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, और मुझे डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है। गाइज जब भी हम डेल्टा वी का फॉर्मूला बनाएंगे, वो जो फ्रैक्शन में हम फॉर्मूला बना रहे थे वो तो कुछ ऐसा बन रहा था, राइट। अभी तुम लोगों के सामने फिर से ये ऐसा ही कुछ बनेगा जो मैंने बना दिया। अब बात ये 3 कहाँ गया, ये जो कांस्टेंट 3 मैंने यहाँ लिखा था वो कहाँ गया। रिमेंबर ये जो जितने भी कांस्टेंट नंबर्स होते हैं जो साथ लगे हुए होते हैं वैल्यूज़ के, उनको आप साइड लाइन करते हैं, यानी आप उनको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के उस फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं करते। तो अगर मैं लेट्स से फार्मूला बनाना भी चाहता हूँ, लेट्स से v इज इक्वल्स टू 3ir, अपनी तरफ से मैंने एक फार्मूला लिया है ताकि मैं समझा सकूँ, 3 इसमें आया हुआ है। तो मैं अगर डेल्टा v की वैल्यू लेता हूँ तो मैं 3 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा इस फार्मूला के अंदर, डेल्टा i अपॉन आई प्लस डेल्टा r अपॉन आर, इस वजह से क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। अगेन ये मैंने फार्मूला अपनी तरफ से लिखा है सिर्फ समझाने के लिए। इन पेपर के अंदर तुम लोगों को बहुत सारे फार्मूलाज ऐसे मिलेंगे जिसके साथ कांस्टेंट्स लगे हुए होंगे, और फिर तुम लोगों को उनकी भी अनसर्टेनिटीज़ निकालनी पड़ेंगी। तो जहाँ तुम लोगों को कांस्टेंट्स दिखें वहाँ मेक श्योर कि हम लोग कांस्टेंट्स को फ्रैक्शनल फार्मूलाज के अंदर नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने उनको फ्रैक्शनल फार्मूलाज के अंदर लिया तो हमारे पास गलत वैल्यू आएगी। तो हम कभी भी फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी बनाने वाले फार्मूलाज के अंदर कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ नहीं लेते। ये बात पहला एक आपका की पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है इस चक्कर में। अब आते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी के ऊपर। तो इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करते हैं, और हमें यहाँ पे बता दिया है कि k कांस्टेंट है, तो k हमारे उस फ्रैक्शनल फार्मूला के अंदर आएगा ही नहीं जो हम लोग आगे ही बनाने वाले हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं। लिखा है एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k, द डेटा फॉर द एक्सपेरिमेंट आर शोन। ठीक है भाई, v की वैल्यू गिवन है, p की गिवन है, रो की गिवन है, तीनों वैल्यूज़ गिवन है और अनसर्टेनिटीज़ की वैल्यूज़ गिवन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है, ये सारी अनसर्टेनिटीज़ की वैल्यूज़ परसेंटेजेस में 3%, 2%, 4%। अभी तक मैंने परसेंटेजेस के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करवाया था, तो आज की क्लास स्पेसिफिकली परसेंटेजेस के ऊपर है। तो हम उन परसेंटेजेस को किस तरह सॉल्व करते हैं ज़रा देखते हैं। रिमेंबर दोनों तरीक़ों से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, फ्रैक्शन से भी परसेंटेज से भी। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि परसेंटेजेस में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ को परसेंटेज की फॉर्म में लेके आ जाते हैं, जिससे खैर आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ तक बात आई होप सबकी समझ में आ गई होगी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टारगेट आ गया कि हम लोग बात करते हैं यूज़ डेटा फ्रॉम फिगर 1.1 टू कैलकुलेट k। तो k की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले तो k को हम लोगों को अलग करना पड़ेगा। तो v स्क्वायर विल बी इक्वलेंट टू k p अपॉन रो। फार्मूला और अच्छा कैसे बनेगा, v स्क्वायर रो अपॉन p इक्वल्स टू k। ये हमारा k का फार्मूला बन गया, यानी k को हमने सब्जेक्ट बनाना है फार्मूला का। फार्मूला का सब्जेक्ट बनाने के बाद उन्होंने हमसे बोला है यूज़ डेटा फ्रॉम फिगर 1.2 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। वैल्यू ऑफ k कैलकुलेट करना बहुत आसान है, v p और रो की वैल्यू रख दें, यानी 1.29 मल्टीप्लाई बाय 3.3 10 की पावर 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय p इज़ 9.9 10 की पावर 4। आप लोगों के पास डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो वैल्यू ऑफ k आएगी, अनसर्टेनिटी ऑफ k नहीं आएगी, वैल्यू ऑफ k आएगी। तो वैल्यू ऑफ k निकालने के बाद उसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, आंसर तो हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में लिखा है यूज योर आंसर्स इन B1 एंड डेटा फ्रॉम फिगर 1 टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे जो मेन चीज़ समझने की है वो ये है कि हम अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगेन मैंने ये टेक्निक सबको पहले भी सिखाई हुई है और मैंने यहाँ पे भी सॉल्व की हुई है कि अब हम इस फॉर्मूला को k v², इस वाले फार्मूला को हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बार इसको क्लियर कट तरीके से कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए सबके लिए। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है कि k इज़ इक्वलेंट टू रो v² अपॉन p। अब हम इसको अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा k अपॉन k, क्योंकि हमें डेल्टा k ढूंढना है, डेल्टा रो अपॉन रो प्लस डेल्टा v अपॉन v प्लस डेल्टा p अपॉन p। याद रहे सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है, किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म को माइनस नहीं करना, क्योंकि वो फ्रैक्शनल चेंजेस में हो जाता है और वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगेन यहाँ पे पावर 2 है, एक्सपोनेंशियल है, तो हम उसको यहाँ लिख देंगे। अब ये आप लोगों का फॉर्मूला परफेक्ट बन गया है। और अब आता है ट्रिकी पार्ट। गाइज यहाँ पे मुझे तुम लोग सब बताओगे कि क्या हमारे पास वो
जैसे लेट्स से v की वैल्यू गिवन है हमारे पास, लेकिन क्या v की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है? हमारे पास प्लस माइनस डेल्टा v की वैल्यू नहीं गिवन, हमें गिवन है परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकलती है, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी बहुत ईजी है। लेट्स से कि मैंने डेल्टा के अपॉन के को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो ये पूरी की पूरी जो चीज़ है ये आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाएगी। इक्वल्स टू डेल्टा रो अपॉन रो को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाएगी। प्लस 2 डेल्टा वी अपॉन वी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100% से, तो ये v की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो जाएगी। और अगर मैं डेल्टा p अपॉन p को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100% से, तो ये पूरी की पूरी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो जाएगी p की, जो कि हमें गिवन है। अगर ये अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, नीचे गौर से देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। वो ये हैं कि यहाँ पे डेल्टा के अपॉन के मल्टीप्लाई बाय जो 100 लिखा है, ये पूरी चीज़ बेसिकली ये है 3%, सॉरी डेल्टा के, सॉरी नहीं ये तो के है। डेल्टा रो अपॉन रो की जो टोटल वैल्यू है वो ये 4% है, सही है। ऐसे ही डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय 100 की जो टोटल वैल्यू है वो आपकी ये है। और ऐसे ही डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100% की जो टोटल वैल्यू है वो ये है 2%। तो इन सारी वैल्यूज़ को अब आप लोग इनकी जगहों पे रख सकते हैं। रिमेंबर टू कन्वर्ट देम फर्स्ट। इस फ्रैक्शनल फार्मूला को आप लोगों को पहले परसेंटेज फार्मूला में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट रखने की कोशिश करी तो आंसर्स गलत आएंगे। और यहाँ पे हमें इस पूरे पासेबल के क्वेश्चन में कहीं पे भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं गिवन। तो अब लेट्स से मैं इनको प्लेस करने की कोशिश करता हूँ, डेल्टा के अपॉन के मल्टीप्लाई बाय 100%, यानी हमें ये पूरी चीज़ ढूंढनी है, सही है। इक्वल्स टू डेल्टा रो अपॉन रो की वैल्यू गिवन है 4%, तो मैं यहाँ पे 4% लिख देता हूँ। प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी बाई वी की कितनी है 3%, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्लस डेल्टा पी बाई पी की कितनी लिखी है 2%, सही है। अब इन सब को अगर हम ऐड करें 4 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 2, पर टोटल वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, जो 12% है। अच्छा, ये जो 12% निकली है ये बराबर है इसके पूरे डेल्टा के अपॉन के मल्टीप्लाई बाय 100 के, सही है। अब इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे कि 12% को इक्वल करेंगे डेल्टा के बाई के 100%। 100 को जैसे उधर ले जाएंगे तो 0.12 हो जाएगा। डेल्टा के अपॉन के की वैल्यू को 0.12 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास डेल्टा के की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हम ढूंढ रहे थे। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के हम लोग ढूंढ रहे थे, जो हम इस तरीके से निकालेंगे। तो आई होप आप सब लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करना है, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू। अगर आप लोग फ्रैक्शनल फॉर्म बनाना सीख जाएंगे तो एक ही चीज़ फिर एक नेक्स्ट स्टेप करना है, वो है मल्टीप्लाई बाय 100% पूरी जगह को, मतलब पूरे फॉर्मूला को, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो हर एक इंडिविजुअल फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बता रहा है कि ये के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ये रो की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ये वी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ये पी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, जो कि इन तीन की तो ऊपर गिवन थी, ये रही, लेकिन हमें के की रख के डेल्टा के निकालना था, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी थी, जो हम लोगों ने अभी निकाल ली है। तो यहाँ पे आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरह करेंगे। हमारा आंसर आना चाहिए डेल्टा के का 0.17, और फिर जब हम इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2, और पूरा आंसर हम लोगों को k इज इक्वल्स टू 1.4 प्लस माइनस 0.2 करके लिखना होगा। खैर, ये अनसर्टेनिटी का एक छोटा सा टॉपिक का था जिसको मुझे आप लोगों को सिखाना था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब आई होप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देख के आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अनसर्टेनिटी का टॉपिक कितना ईजी है। हाँ, इससे पहले मैंने जो टॉपिक्स करवाए हैं जिसमें हम लोगों ने एरर्स और होमोजेनिटी के ऊपर बात करी है, वो टॉपिक भी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक 1 बनता है। मेन टॉपिक ये है टॉपिक 1 का, होमोजेनिटी भी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसकी परसेंटेज पेपर में आने की सबसे ज़्यादा होती है, तो मेक श्योर कि आप लोग इसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगेन। तो गाइज़, यहाँ पे हम लोगों की क्लास एंड होती है,
और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है विद अ न्यू टॉपिक, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। होपफुली इट विल बी काइनेमैटिक्स, और फिर उसको कवर करेंगे। सो सी यू लेटर, बाय।